हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। आप सभी का स्वागत है। आपने अब पिछले दो वीडियो में अब देखा कि दिसंबर के माह में 2022 में दिसंबर में पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट का क्वेश्चन देखा आपने। आज ये थर्ड शिफ्ट का है क्वेश्चन, मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ एसएससी सीजीएल का प्री का। ये 1/12/2022 को हुआ है। मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ। सवाल आपका पहला ही डीआई का है। तो देखो क्या कह रहा है कि निम्न तालिका का अध्ययन कीजिए, उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। स्कूल का नाम, नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या, नामांकित विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्होंने जीव विज्ञान को चुना है, और चुनने वाले लड़कों और लड़कियों का अनुपात। बी और डी में जीव विज्ञान को चुनने वाले छात्राओं मतलब कि कुल छात्राओं मतलब गर्ल्स कैंडिडेट, छात्राओं मतलब लड़कियां गर्ल्स की संख्या का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले हमें चुनना है बी और डी में गर्ल्स। बी में संख्या 400, डी में संख्या 800। 400 में 36% जीव विज्ञान लेने वाले, तो 400 का 36% तो जीव विज्ञान ले लिए। और उसमें लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या, लड़का और लड़की का अनुपात 5:7 है, यानी 7:5 12 है बराबर। इतने लोग बायोलॉजी लिए हैं टोटल, और उसमें गर्ल्स का कैंडिडेट का है अनुपात 7। ये गर्ल्स हो गया किसमें, बी में गर्ल्स की संख्या, और डी में गर्ल्स की संख्या निकालना है। डी की तरफ बढ़ते हैं। 800 टोटल है, जिसका 18%, यानी कि 800 का 18% आपको निकालना है। वो 9 3 12 बराबर है, और उसमें लड़कियों की संख्या 9 है। तो मुझे लगता है कि आपको दिख रहा होगा। अगर अनुपात चाहिए तो 36 चौका 144 और 18 8 जा 144, 00 से 00, प्रतिशत से प्रतिशत, 12 से 12, यानी 7:9 आपका उत्तर पहला। सवाल समझ रहे हैं? तो इसको नॉर्मली पढ़िए, बनाइए। डीआई बहुत ज्यादा टफ नहीं देता, और टफ देना है तो आपके हाथ में है, उसको छोड़ के आगे बढ़िएगा। सवाल अगला दे रखा है। चित्र में लाइन एंड एंगल से संबंधित ट्रायंगल को मिलाकर दिया हुआ है। चित्र में एक्स वाई जेड क्या है। अब देखो, जेड और एक्स और जेड का बाह्य कोण ये वाला है, और अगर मैं देखूं कायदे से, इसको इग्नोर कर दूं, तो ये वाला जो कोण होगा, ये पूरा कोण और इसका योग होगा, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये वाला लाइन ही नहीं है मान लो, तो इसका इस ट्रायंगल में आप देखोगे, ये बाहर वाला ट्रायंगल में रेड कलर से मैं शो कर दे रहा हूं, तो शायद समझ में आ जाएगा। ये पूरे बाहर ट्रायंगल में ये दोनों आंतरिक कोणों के सम का योग 120 डिग्री, दो आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होते हैं। आप सब लोग जानते हो, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल, सब लोग जानते होंगे। मुझे लगता है कि ये समझ में आया होगा। 120। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। सवाल अगला कह रहा है कि 27 के 27 टू द पावर 27 प्लस 27 डिवाइडेड बाय 28 रिमाइंडर फाइंड कीजिए। मुझे लगता है कि आप सबको क्लास में बताया गया होगा कि रिमाइंडर का नियम है कि बेस है तो बेस में ही भागा दे दीजिए। 27 में 28 से भागा देंगे तो -1 रिमाइंडर बच सकता है। रिमाइंडर थ्योरम में -1 ले सकते हैं आप, ठीक है। ऐसा तो रिमाइंडर नेगेटिव में नहीं होता है, लेकिन इसमें नेगेटिव में ले सकते हैं। और प्लस 27 डिवाइडेड बाई 28, ऐसा तब तक करते रहना है जब तक कि 28 से छोटा ना हो जाए। 28 से जैसे ही छोटा होगा वही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो ये माइनस, यानी 26/28, यानी कि रिमाइंडर जो हो गया होगा आपका 26 होगा। यानी काटना नहीं है, क्योंकि हमें 28 से भाग देने थे। आंसर कौन सा हो जाएगा? 26। अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ता हूं। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है, कहता है कि tan 240 का मान ज्ञात कीजिए। जब आप पहला क्लास मेरे पास ज्वाइन करते होंगे तो ये आपको प्रॉपर रूप से क्वाड्रांटों के बारे में बताया जाता होगा, उसमें एंगलों के बारे में बताया जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक में। अगर केवल 1-2 क्लास भी किए होंगे तो उससे समझ में आ जाता होगा। इसको पहले 90 के मल्टीपल में तोड़िए, तो मैं लिख सकता हूँ 9 × 2, 9 दूनी 18, 18 और 60,
ये आपको 90 के मल्टीपल में, आपको मैंने बताया है कि 90 के मल्टीपल 2 है तो ये तीसरे क्वाड्रांट में जाएगा। और तीसरा क्वाड्रांट जो है ये ऑल पॉजिटिव होता है, सभी लोग यहाँ पर होते हैं। ये होता है साइन कॉस का और ये होता है साइन और कॉसेक का। ये श्रीमती साइन और कॉसेक श्रीमती कौशिक, साइन और कौशिक हस्बैंड वाइफ रहते हैं। इसमें टैन और कॉट रहता है, ठीक है, और इसमें कॉस और सेक रहता है। तो आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रांट में ये जा रहा होगा और थर्ड क्वाड्रांट टैन और कॉट का है। इसका अपना घर है तो नेगेटिव नहीं लगेगा, पॉजिटिव लगेगा। और 90 का इवन मल्टीपल रहेगा, यानी कि गुणनखंड 90 का जो होगा सो सम होगा, तो टैन कॉट में चेंज नहीं होगा, टैन में ही रह जाएगा। अगर ऑड होता तो टैन कॉट में चेंज होता। और टैन 60 का मतलब जो होगा आपका, टैन 60 का मतलब होता है √3, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा √3। मुझे लगता है कि बात समझ में आया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं मैं। ये क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा हो तो मैं लिख देता हूं 2 tan 60 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 60 डिग्री। हालांकि ये साइन का फॉर्मूला है, आपको पता है साइन 2 थीटा बराबर एक और होता है 2 tan थीटा साइन थीटा बराबर 2 थीटा। हालांकि इसका वैल्यू अगर पता नहीं लग रहा है तो आप फॉर्मूला, तो मैं आपको इस क्लास में ये फॉर्मूला मैं डिस्कस नहीं किया, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट भी हो सकता था साइन 60, साइन थीटा का ऐसे तोड़ रहे हैं, लेकिन इसका वैल्यू भी निकाल के देख सकते हैं हम। tan 60 का मान कितना होता है 2 × √3, और यहाँ पर 1 + √3 का स्क्वायर यानी 3, यानी कि √3 बटा कितना, ये √3 बटा आपका 3 × 1 = 4, तो यह √3 बटा 2, जो कि किसका tan 60 का वैल्यू नहीं है, साइन 30 का वैल्यू नहीं है, cos 60 का वैल्यू नहीं है, साइन 30 का वैल्यू नहीं है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। यानी कि आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, साइन 60 का मान √3 बटा 2 होता है। तो साइन 60 यानी ये साइन, आप याद भी रखते होंगे कि साइन थीटा बराबर 2 tan थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, इस संदर्भ में है ना। लेकिन आपको ये डायरेक्ट वैल्यू याद रख, जब वैल्यू दिया हुआ है तो वैल्यू पुट करेंगे, मुझे लगता है कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। कह रहा है कि a + b = आपको 11 है, a × b = 35 है, और a के पावर 4 + b के पावर 4 का मान निकालना है। सबसे पहले इससे स्क्वायर निकालिएगा, a² + b², और स्क्वायर करते हैं तो होता क्या है कि 11 का स्क्वायर -2 × 35 होता है। देखो कई बार यहाँ पर ये रेसिप्रोकल होते हैं तो ये ए बी नहीं रहता, क्योंकि a × b = 1 होता, लेकिन ये रेसिप्रोकल नहीं है, इसीलिए ए बी का वैल्यू यहाँ पर लिखना होगा। और उस केस में 11 का स्क्वायर -2 लिखते थे, a² -2, तो यहाँ अगर 121 -35 दूना 70, यानी कि आ जाएगा 51 आ गया। अब मुझे निकालना है a के पावर 4 + b के पावर 4, तो यहाँ पर लिखना होगा 51 का स्क्वायर -2 × ab का स्क्वायर, a × b का स्क्वायर, यानी कि 51 का स्क्वायर 2601 -2 × 35 का स्क्वायर 1225, घटा के आइएगा तो ये 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2601 -2550 नहीं 2450, 12 दूनी 2450, और 2450 आएगा तो 51 लास्ट में आ रहा होगा, आंसर हो जाएगा 151। मुझे लगता है कि आपको समझ में वो आ रहा होगा 151। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका है कि एक निश्चित राशि वर्ष पर 3 वर्ष के लिए 14% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज समान राशि पर समान दर पर 5 वर्षों में साधारण ब्याज 4200 कम देता है। यानी कि अगर मैं प्रिंसिपल मानता हूं 100 रुपया, आपको पता है कि हमें प्रिंसिपल मानना है 100 रुपया, और 100 रुपया प्रिंसिपल के लिए ब्याज जो होता है वो रेट गुने टाइम होता है, ठीक है ना, रेट गुने टाइम होता है। यहाँ पर पहला केस में ब्याज कितना आ रहा है, पहला केस में 3% के दर से 14 वर्ष का ब्याज 14 या 42 रुपये आ रहा होगा 100 के रेस्पेक्ट में, और केस सेकेंड में आपका ब्याज जो आ रहा होगा
क्या आ रहा होगा, आप देखिए 5 वर्ष में लिए समान दर से 5 वर्ष के लिए, तो 5 वर्ष के लिए समान दर से, यानी कि 5 वर्ष के लिए 14% के दर से, तो 14 पचे 70 रुपया यहाँ पर आ रहा होगा ब्याज। आप देख रहे होंगे कि अंतर कितना है, तो अंतर 28 रुपया का आ रहा है, और 28 जो अंतर है सो 4200 रुपया है। 28 जो अंतर रियल में है वो 4200 है। तो रियल वाला को ऊपर रखते हैं, अनुपात वाला को नीचे, और जो निकालना है उसको बगल में रखिए। निकालना किसका है, निकालना था राशि। राशि आपका कितना दे रखा है, राशि दे रखा है 100। मुझे लगता है कि डायरेक्ट कैलकुलेट करूंगा, आंसर आ जाएगा 28। 14 दूनी 14 तिया 42 और 14 दूना 28, 2 से 150 बार में कट जाएगा, और यहाँ पर 150 बार में कटेगा तो आंसर आ जाएगा 15,000 रुपया इसका आंसर होगा। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हुआ है। सवाल अगले की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में चित्र 8 विभिन्न कंपनियों द्वारा बेची गई बाइक की संख्या को दर्शाता है। 8 कंपनियां हैं, PQRSTUVW, और 8 में कुल बाइक 2000 है, बेची गई कुल बाइक की संख्या 2000 है। विशिष्ट कंपनी द्वारा बेची गई बाइक, ये नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको जूम करता हूं। विशिष्ट कंपनी द्वारा बेची गई बाइक की संख्या इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बाइक की कुल संख्या का कितना प्रतिशत के रूप में है। क्या पूछ रहा है, किसका प्रतिशत पूछ रहा है, जरा सा केयर कीजिएगा। पूछ रहा है कि बाइक इतना है, 2000 बाइक बिका है। एक विशिष्ट कंपनी द्वारा बेची गई बाइक की संख्या 8 कंपनी द्वारा बेची गई कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया, परसेंटेज में दर्शाया गया है। ठीक है, टी का 7% है पूरा के रिस्पेक्ट में, ये बात कर रहा है। PQRS द्वारा बेची गई बाइक का औसत, PQRS द्वारा तो बेची गई औसत, यानी 4 से भागा देना है इसको, ठीक है। और 8 कंपनी है तो बाकी 4 बचे होंगे। फिर कहता है कि TUVW की बेची गई, तो TUVW बेची गई, तो इसका जोड़ लीजिएगा 21, 19, 40, 21, 19, 40, 40 और 25, 40, 25, 65% तो आपको PQRS तक का है, इसको बटा 4 कर दीजिए, और शेष TUVW द्वारा 35% बेचा गया है, जो कि इसको 4 से भागा देंगे, औसत इतना ही हो जाएगा दोनों। इन 8 कंपनी ने कहता है कि इनके औसत संख्या के बीच अंतर, औसत है और इनके बीच अंतर निकालना है, तो ये कितना का इतना औसत है, 2000 था ना, 2000 का इतना, 2000 का इतना और 2000 का यहाँ पर इतना, इसका अंतर निकालना है। तो आपको पता है कि 4 से कट जाएगा 2000, यानी कि 4 × 25 500 गुने 65% माइनस 35%, यानी 65% माइनस 35%, 30%, 30/100, यही आएगा जो आएगा 100, बचती है 15, 150। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही जवाब है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। सवाल देखते हैं अगला, और आसान था थोड़ा, मतलब कि थोड़ा मोड़ा घुमाता है, कई बार आसान ही होता है, बस थोड़ा घुमाता है, संभल के एग्जाम में। tan थीटा सेक थीटा मैं बता रखा हूं बाबू, मैं इसको क्लास में हुबहू बताता हूं, और सब लोग जानते होंगे, देखते हुए होंगे कि tan थीटा और प्लस सेक थीटा बराबर अगर a है तो tan थीटा माइनस सेक थीटा बराबर, याद रखना है 1/a होगा, और इससे अगर निकालोगे तो sin थीटा बराबर a² - 1/a² + 1 होगा। कई बार ये आपको बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर वही पूछ रखा है कि 5 गुने sin थीटा निकालिए, तो 5 गुने sin थीटा और 5 गुने a के जगह पर कितना है, 7 दिया हुआ है, a के जगह पर कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो मैं लिखूंगा 5 गुने 7 का स्क्वायर माइनस 1/7 का स्क्वायर + 1, सिंपली। तो सर अजी आया कैसे, सर ये आया कैसे, जरा सा कमेंट करके बताएंगे, बना के बताएंगे, क्योंकि ये मैं आपको क्लास में बता रखा हूँ डायरेक्ट, चूंकि जोड़ेंगे तो 2 tan थीटा बराबर a + 1/a आएगा, ठीक है, और tan थीटा बराबर a² + 1/2a आएगा,
आपको अगर समझ में आ रहा है तो, नहीं तो आपको ये क्लास में देखिएगा, ये कैलकुलेट कीजिएगा तो 7 49 और 1 50, 7 49 और 1 49 में से 48, 48 बटा ये 7 49 1 50 और गुने 5 और 5 10 5 50, यानी कि 24 बटा 5 जो भी होता होगा आंसर हो जाए 24 बटा 5। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। अगला सवाल दे रखा है कि दो संख्याएं 6 और 5 के अनुपात में है, उनका महत्तम समवर्तक 3 है। जब संख्याओं का महत्तम समवर्तक दिया हुआ है तो संख्याएं निकाल सकते हैं। 6 गुने 3 संख्या पहली होगा और दूसरी संख्या हो गया 5 गुने 3। ठीक है, तो कहता है कि दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या है। आपको पता है फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। समझ में आ रहा है बात, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी कि 76 18 गुने 5 दिया 15 बराबर एलसीएम, यानी कि आपका एलसीएम ही तो निकालना है और एचसीएफ आपका दिया हुआ है 3। तो अब 3 पचे 15 18 पचे 90, यानी कि एलसीएम शुड बी 90। क्लियर है बात। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। सवाल अगला है, सवाल कहता है कि 450 पुरुष एक अपार्टमेंट का निर्माण 20 दिनों में पूरा करते हैं। 450 आदमी लगा दिए, समय लगा 20 दिन, लेकिन कहता है कि उसी काम को 30 दिन में करवाना है। 30 दिन में करवाना है तो 100 आदमी लगाना होगा। तो 3 पचे 15 15 दूनी 30, 300 आदमी लगा देंगे। मुझे लगता है इससे आसान क्वेश्चन कुछ होता नहीं होगा। अगर बेसिक क्लास में किए होंगे तो मुझे लगता है सब बनता होगा। देखो कुछ सवाल, अब आपका एग्जाम हो गया ना कि हर टॉपिक को बैलेंस करके चलिए। आप महारथी मत बनिए, बैलेंस कीजिए, सब में ठीक रहिए। आप किसी एक में आप जो पढ़ते रहते थे मैथ्स या पढ़ते रहते थे इंग्लिश या मेरा जीएस है वो नहीं, अब सभी चीज को बैलेंस कीजिए। एक तैराक एक बिंदु P से धारा के विपरीत मतलब मान लो धारा के विपरीत चाल क्या मानते हैं, x माइनस वाई, और धारा के साथ चाल क्या मानते हैं, x प्लस वाई। क्यों? क्योंकि ये नाव का चाल मानते हैं और ये मानते हैं आपका, ये नाव का चाल है और ये धारा का चाल है। नाव का चाल शांत जल में ये x और धारा का चाल y है। तो धारा के साथ कितना x माइनस, धारा के विपरीत कितना x माइनस वाई, धारा के साथ कितना x प्लस वाई, क्योंकि धारा के साथ नाव को धक्का देगा धारा और गति करेगा। तो ये लिखे धारा के विपरीत और ये धारा के साथ। ये 6 मिनट तक इस चाल से गया है और इस चाल से भी 6 मिनट के लिए धारा के साथ भी तैरता है और बिंदु Q पर पहुंचता है। आदमी का चाल, तैराक का चाल x, धारा का चाल y, तैराक का चाल x और धारा का चाल y। धारा के विपरीत जा रहा होगा तो निश्चित तौर पर 6 की चाल से गया होगा, 6 मिनट तक चला होगा इस चाल से, x माइनस वाई की चाल से। तो 6 मिनट में x माइनस वाई की चाल से कितना दूरी तय किया होगा? निश्चित तौर पर 6 मिनट में ये भी चला है और 6 मिनट ये भी चला है। इसका मतलब है कि दोनों के द्वारा जो तय दूरी है ये वाला दूरी ज्यादा होगा। तो कह रहा है कि P से Q के बीच की दूरी 120 है, यानी कि दोनों के द्वारा जो चला दूरी है वो 120 अंतर है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके द्वारा डिस्टेंस कितना होगा सो देखिएगा। ये किलोमीटर प्रति घंटा में मानता हूं मैं और ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, तो मिनट में इसको 60 से भागा देना पड़ेगा, यानी कि मैं अंतर निकालूं, अगर डायरेक्ट अंतर निकालूं तो अंतर बराबर मैं लिखूंगा, ये वाला ज्यादा है तो इसी में से घटाऊंगा, x प्लस वाई गुने 6 मिनट यानी 6/60 घट, ये इतना माइनस क्या करना होगा, एक यहां पर करना होगा x माइनस वाई और 6/60 यानी आवर में हो गया। ये 6 मिनट था और अंतर दे रखा है 120 का। तो आप देखिएगा तो यहां पर 1200, एक मिनट मैंने किस में बदल दिया, आवर में। ठीक है, आवर में मैंने बदला है तो ठीक तो है। आपको यहां पर 1/10 और ये 120 मीटर है तो 120 मीटर को किलोमीटर में बदलना होगा 1000 से भागा देके, इतना आया। ये मेरा आ रहा है, कॉमन लीजिएगा तो 1/10 आ जा रहा होगा कॉमन, और यहाँ पर x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुना करूंगा तो ये कट जाएगा और ये 2y आ रहा है, यानी कि ये देखो 10 से 10 यहाँ पर और 10 से 10 ये भी, यहाँ पर 1.2 आ रहा है और बराबर 2y दिख रहा होगा, यानी कि y धारा का चाल था इसलिए धारा का चाल 0.6 आया होगा। धारा का कौन सा मान है, y, और नाव का कौन सा, नाव यानी कि व्यक्ति का, तैराक का x। जिनको भी नाव धारा पढ़ा हुआ होगा
ये बहुत बढ़िया समझ में आया होगा कि धारा के विपरीत कौन सा चाल होता है, धारा के साथ चाल कौन सा होता है। 13 क्वेश्चन नंबर देखिएगा। एक वस्तु पर 15% और 12% के दो क्रमागत छूट, किस एकल छूट के, देखो 15 और 12 का एकल छूट, मैं डेली आपको इस तरह से जब भी चैप्टर शुरू होते हैं तो बताए जाते हैं। -15 आपको यहाँ पर -15 और प्लस -12, छूट का मतलब माइनस में, और माइनस माइनस प्लस 15 गुने 12, जो भी आता होगा कैलकुलेट करके डेसिमल में आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि 12 15 27 के करीब आता है, 27 के करीब ये तो है ही नहीं, ये 27 तो पक्का नहीं होगा, 3 होना ही नहीं, यानी कि 25.25 आ जाना चाहिए इसका, 2% आंसर आ जाना चाहिए इसका, क्योंकि 12 15 27 और 12 15 है 180, यानी कि -27 और प्लस 1.8, यही जो आएगा परसेंटेज पूरा वही होगा 1.8, तो यानी कि 2 घटा दीजिए इसमें तो 25 और 0.2 लिख दीजिए, इतना परसेंट आंसर आ रहा है। ऑप्शन से भी डायरेक्ट ये दिख रहा था, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा इसमें कुछ दिक्कत था। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं। सवाल अगला है कि आकृति दिया हुआ है, इसमें से कौन कौन किसके किसके बराबर दे रखा होगा। सिमिलरिटी से क्वेश्चन इस तरह का रहता है, ए बी बराबर एडी दिया हुआ है, अच्छा ए बी बराबर एडी दिया हुआ है, यानी कि ये वाला बराबर इस ए बी बराबर एडी दिया हुआ है, ए बी बराबर एडी, फिर देता है कि ए सी बराबर ए, ए सी बराबर ए, फिर बोलता है अगर BC का लंबाई 11 है। देखो यहां पर एंगल बराबर हो गया, ऑपोजिट एंगल तो ये बराबर हो गया, अगर ऑपोजिट एंगल बराबर हो जाता है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, ट्रायंगल ए ई डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा ट्रायंगल किसके, तो ट्रायंगल ए बी, मुझे देखो ए बराबर होना चाहिए किसके, इसी के, तो ए सी और यहां पर बी लिखना होगा, यानी कि अब जो बराबर होने वाला है वो ईडी बराबर होना है किसके, बीसी के। अगर बीसी 11 दिया हुआ है तो ईडी भी 11 ही होगा, सबको दिख रहा होगा। जब ये दोनों बराबर ही हो गए और एंगल अपोजिट का तो बराबर हो जाएगा ये कॉन्ग्रुएंट। ये किससे कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट सिम्प्लिसिटी आपको एंगल साइड एंगल से है, सॉरी साइड एंगल साइड से है। तो आप देख रहे हो कि दो साइड बराबर था, बीच का एंगल बराबर था। मुझे लगता है कि आपको समझ में आता होगा अगर किए होंगे क्लासेस का। तो सवाल नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक किसी कार्य को पूरा करने में B से 4 गुना अधिक या C से 5 गुना अधिक समय लेता है। एक किसी कार्य को पूरा करने में B से 4 गुना अधिक, B से 4 गुना अधिक, एक किसी कार्य को पूरा करने में B से 4 गुना अधिक और C से आपका 5 गुना अधिक लेता है, तो इसको कहीं नहीं समय ले लेते हैं 20, तो इससे 4 गुना अधिक यानी कि ये 5 है तो ये 5 चौका 20, और इससे 4 गुना, इससे 4 गुना, इससे 5 गुना, यानी कि इसको 4 लेना होगा। ये इनके समय का अनुपात है। तो जब क्षमता का अनुपात निकालेंगे बाबू, तो आपको पता है क्षमता का अनुपात क्या होता है, समय का उल्टा। तो इसका समय का उल्टा यानी कि 1/20, 1/5 और 1/4, और इसमें गुना कर दीजिए 20 से, तो यह 1:4:5 दे देगा। ये ABC का क्षमता का अनुपात है। कहता है एक साथ काम करते हुए 4 दिन में काम करता है, 4 दिन में काम करता है ये। तो 5 4 9 1 10 के हिसाब से तीनों मिलेगा, क्षमता है ना 10 के हिसाब से 4 दिन में करेगा, और यही करवाना है किससे हमको, यही B अकेले कितने दिन में करेगा, तो B 4 के हिसाब से एक दिन में करेगा, और एक दिन आपका आ जाएगा, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा। मुझे लगता है कि बात एकदम जो बेसिक भी करते होंगे तब भी इनको समझ में सबको आता होगा इससे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। अगला सवाल 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC में कोण BAC का समद्विभाजक रेखा BC को D पर काटता है। BAC कौन सा त्रिभुज है ये, कोई त्रिभुज ABC में, कोई त्रिभुज ABC में
BAC का समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC। और एंगल बाइसेक्टर क्या करता है पता है? एंगल बाइसेक्टर अगर ये आपका मान लीजिए डी पर कटता है तो आपको क्लास में हूबहू बताया गया होगा कि AB बटा AC ऐसे केस में BD बटा DC के बराबर हो जाता है। अब AB बटा AC ही निकालना है और BD बटा DC दे रखा है। BD का लंबाई दे रखा है आपको, BD का लंबाई दे रखा है 6 और BC का लंबाई दे रखा है 14, यानी 3 दूनी 6 7 दूनी 14 3 अनुपात। अच्छा, BC का लंबाई दे रखा है, टोटल केयर करेंगे। BC का लंबाई यहाँ पर 14 दे रखा है और BD का लंबाई दे रखा है 6, तो DC का लंबाई नहीं है ये DC का लंबाई नहीं है, BC का लंबाई। DC कितना हो जाएगा? 8 6 14, यानी कि ये 8 होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4। ऐसे ही में गलती हो जाएगा, 3 दूनी 6 4 दूनी 8। अब देख रहे होंगे आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं, आप देखिएगा अगला सवाल। सवाल कह रहा है कि एक महिला का व्यय और बचत का अनुपात 5:3 है। व्यय मतलब खर्च, एक महिला के खर्च और बचत, तो मैं आय भी लिख देता हूं। खर्च और बचत का अनुपात 5:1 है, तो आय 6 होता होगा। जब कोई आदमी 5 खर्च करता है और 1 बचा लेता है तो 6 कमाता होगा, है ना? 6 है। अब कहता है कि आय और व्यय में 10% और 20% की वृद्धि होती है। मैं एक काम करता हूं, इसको 600 मानता हूं, इसको 500 मानता हूं, इसको 100 मानता हूं, मान सकता हूं, है ना? चूंकि 5 सब पर 100, सब रेशियो को 100 से गुना कर दिए। अब कहता है कि आय में 10% की वृद्धि हुआ है आय में, तो इसमें 10% की वृद्धि यानी 600 का 10% 60 और 60 बढ़ा तो हो गया होगा 660। और कहता है कि 20% की वृद्धि की जाती है खर्च में। खर्च में 20% की वृद्धि की जाती है, यानी कि 500 का 20% 100 रुपया। 100 रुपये बढ़ाएंगे तो कितना मिलेगा? ये बढ़ेगा तो 600 हो जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति 600 कमाता है और 660 कमाया और उसमें 600 खर्च कर दिया, तो बचे तो होंगे इसको कितने? 60 बचे होंगे, यानी कि अब का बचत 60 है। ये कह रहा है कि उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कितना बचत में बदलाव आया? बदलाव तो सर 40 का आया है, और 40 का बदलाव आया है, यानी कि 100 में 40 है तो ये 40% ही हो जाए। क्लियर है बात? 100 में 40 40%, आंसर आपका 40%। देखिए कह रहा है किसी बर्तन में 25 लीटर दूध है। इस बर्तन से 5 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाता है। ये आपको एलिगेशन में बताया गया है कि अगर कोई कुल मात्रा 25 लीटर है और उसको में से 5 लीटर प्योर मिल्क टोटल था, उसमें से 5 निकाल के 5 उसके स्थान पर पानी मिला दिया जा रहा है। यानी कि 5 मिला देने के बाद पानी जो मिलावट जो है वो 5 है, मिलावट 5 है। 5 से कटेगा तो 5:1 में कटेगा। यानी कि अगर कुल सही में मिश्रण कुल अगर 5 होता होगा तो शेष मिल्क बचता होगा। ये कुल अगर शुरू में 5 होगा तो शेष एक बार करेंगे तो एक दूध निकाल लिया जाएगा, तो 1 दूध निकाल लिया जाएगा, तो अब बर्तन में 4 ही दूध होगा। अब उसमें पानी से भर दिया जाएगा, यानी कि एक क्रिया के बाद 5 से 4 हो जाता होगा, शेष मिल्क यहाँ पर 4 बचता होगा, क्योंकि अब एक प्योर मिल्क निकाल लिया गया और पानी मिलाया गया, तो 4 बचता होगा। एक क्रिया के बाद ये 5 से 4 होता होगा मात्रा। और अगर जितनी क्रियाएं होंगी एक उसी में से निकाल के मिला रहा है तो ये सक्सेसिव लग जाएगा, और इसीलिए हर बार 5 से 4 होते रहेगा, चाहे जितनी क्रिया कर दे। एक क्रिया हो गया, पुनः 2 बार दोहराई गई, यानी 5 से 4 2 बार और हुआ। एक बार हो गया था 5 से 4, फिर 2 बार हुआ। और ऐसे केस में अगर 125 टोटल मात्रा होता तो उसमें केवल मिल्क की मात्रा जो है
वो बचता शेष मिल्क कितना बचता, 4 चौका 16 चौका 64। अगर कुल 125 होता तो शेष मिल्क कितना बचता, 64। पानी कितना आ गया होगा, तो जो घटा के आएगा 61 वो पानी आ गया होगा, 61 पानी आ गया होगा, 61 क्या आया होगा, पानी आ गया होगा इसमें। तो इसीलिए इसको, ये तरीका आपको मैं डिस्कस किया है क्लास में, डायरेक्ट बनता है। यानी कि आप यहां लिख सकते हैं कि 125 इज नथिंग बट 25 लीटर, सो रिमेनिंग मिल्क इन पॉट इज 64। मिल्क की मात्रा 25 × 25 से 64/5 लीटर, यानी कि 112.8 लीटर आंसर हो जाएगा। क्लियर है 18 क्वेश्चन नंबर का। अब देखिएगा 19 क्वेश्चन नंबर, कह रहा है कि कपिल एक मोबाइल को सचिन को बेचा 15% लाभ पर। अब हमने क्या मान लेने हैं, कपिल का मान लेना है 100 रुपया में क्रय मूल्य। कपिल खरीदा होगा 100 में, वो बेच दिया किसको, ये बेच दिया आपको सचिन को बेच दिया 115% लाभ पर, यानी कि 15% बढ़ाकर बेच दिया इसको, तो 115 में बेच दिया होगा सचिन को। और सचिन पुनः उसे रोहित को 12% के लाभ पर बेच देता है। सचिन इसको रोहित को दे दिया, रोहित 12% लाभ पर बेच देता है। 12% लाभ का मतलब होता है 112, यानी कि इसको बांट सकते हैं फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में आ जाएगा 3 चौका 12, 25 चौका 100, 3/25, 12/100 मतलब 3/25, और 3/25 बढ़ाकर लाभ हमें बेच रहा है, यानी कि 115 वाला सामान को ये लड़का 28/25 में बेच दिया होगा रोहित को। ठीक है, अगर क्रयमूल्य मिल रहा है कपिल का 100, तो क्रयमूल्य होगा सचिन का 115, और ये रोहित का क्रयमूल्य होगा 115 × 28/25। काट के और छोटा कर सकते हैं आप, 23 × 15 से, और 25 × 25 हो रहा होगा, 25 × 25, सॉरी यहाँ गलती लिखा था, देखिएगा। यानी कि ये जो आया सो आया किसका, 100 के रेस्पेक्ट में किसका आया, ये रोहित का। और रोहित का दिया हुआ है कि रोहित कहता है कि इतना भुगतान करता है, यानी कि 322 जो है रुपया, वो मेरे अनुसार 23 गुना, अनुमान 100 के अनुसार 23 × 28 बटा कितना है, ये 5 है। मुझे निकालना है कितना, मुझे निकालना है मोबाइल, कपिल के मोबाइल का दाम 100 रुपया, CP इसका कपिल का निकल जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो देखो आपको ये कट रहा है 23 से, पक्का कट जाएगा 23 एक बार में, 23 चौका 92, 14 दूना 28, यानी कि ये 100 × 5/2, चूंकि गुलाटिया मार के ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं, और ये 50 दूनी 100, 50 × 5 = 250 रुपया। मुझे लगता है कि बातें एकदम स्पष्ट हैं। अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ता हूं। सवाल अगला दे रखा है, नीचे दिए गए तालिका, ज्यादा बड़ा करने पर फट जाएगा ये, नीचे दिए गई तालिका में 2 कंपनियां C1 C2 के आय को दर्शाती है। अच्छा, और फिर निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये लाइन जरा सा केयर कीजिएगा, हमें वो चुनना है जो गलत है, ये दोनों में से गलत स्टेटमेंट चुनना है। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये देखना है। P में C1 की आय Q में C2 की आय से, P में C1 की आय Q में C2 की आय से, इससे 33.3 है, यानी कि 250 का 1/3 है क्या 750? नहीं है। इसका C2 का जो 250 का मतलब गुना 33.3% का मतलब 1/3। ठीक है क्या? ये गलत है, ये वाला गलत हो गया स्टेटमेंट। मुझे गलत चुनना था, पहला तो गलत हो गया, यही पहला सही, पहला या दोनों गलत है। देखिए ऑप्शन में देखते हैं दूसरा का, टी में C1 C2 का औसत, C1 और C2 का औसत 7 3 10 5 2 800 आ रहा है योग, 800/2 यानी कि कितना 400 आना चाहिए। ये सही है, ये सही है, लेकिन मुझे चुनना वो है जो गलत स्टेटमेंट है, यानी केवल पहला गलत है, तो आंसर हो जाएगा केवल पहला गलत। मुझे लगता है कि बात समझ में आया है।
क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, सवाल नेक्स्ट है 36 है, तो पैकेज का हुबहू सवाल है भाई। अगर ये 36 है तो जोड़कर देखिए, ये क्या मैं इसको 27 ले सकता हूं और इसको मैं 9 ले सकता हूं, तो क्या 36 आ जाएगा। अगर 27 9 से 36 आ रहा है तो यहां लेने में कोई बुराई नहीं है। 27 माइनस 27 का क्यूब और प्लस 9 माइनस 9 का क्यूब, यानी कि कितना हो जाएगा 0 प्लस 0, आप जानते हैं कि 0। समझ में आ रहा है बात। अगर यहां पर वैल्यू लेने से ही बन जा रहा है तो मैं इसको तोड़ूंगा तक नहीं, या फिर आपको समझ में नहीं आता है तो मैंने बता रखा है ए क्यू माइनस बी क्यू 0 हो जाएगा। यदि ऐसे केस में ए प्लस बी और 0 होगा तो, है ना। यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू ले लीजिए। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। दिया गया ग्राफ चलो दिख वैसी रहा है, चलिए देखते हैं। दिया गया ग्राफ 2003 में वर्तमान विभिन्न व्यय शीर्षों के तहत कंपनी के द्वारा व्यय प्रतिशत वर्णित है। ऋण पर ब्याज की राशि 13.15 है। ऋण पर ब्याज की राशि, ऋण पर ब्याज, अच्छा ये कंपनी कर्जा लिया है, प्रतिशत में ये सब दिया हुआ है। और ऋण पर बुनियादी ढांचा, परिवहन पर, विज्ञान पर 15%, कर पर 10%, शोध एवं विकास पर 5%, वेतन पर 20%, ऋण ब्याज पर 17.5, यानी कि 3.15 करोड़ जो रुपया दिया हुआ है वो आपका है 17.5 है, राइट। अब मुझे निकालना है किसका, वेतन, करों और बुनियादी ढांचों। वेतन पर 20%, कर पर 10% और बुनियादी ढांचों पर, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, वेतन पर 20%, कर पर 10% और बुनियादी ढांचे पर 20%। 20 10 30 30 20 50 पुट कीजिएगा, आंसर आएगा। मुझे लगता है कि ये डेसिमल से नीचे में 100 आ जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, यानी कि 00 से 00, 5 00 से 00 कट कैंसिल, 5 से कट जाएगा, 5 3 15 और 5 5 25, 7 5 35 नामा 315, 9 3 27, हाँ 315, तो 9 करोड़ इसका आंसर आ रहा होगा, 9 करोड़। ठीक है, मुझे लगता है कि 22 क्वेश्चन नंबर आपको समझ में आया होगा। डीआई का सवाल सारा ठीक देता है, लेकिन एग्जाम में प्रेशर होता है, वहां पर सुनना समझना मुश्किल होता है, केयर कीजिए। कह रहा है कि y प्लस, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, मैं देख रहा हूँ, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख देता हूँ, y प्लस 1 बटा y बराबर 3 दे रखा है और आपको निकालना है y क्यूब प्लस 1 बटा y क्यूब प्लस 2 क्या हो। तो आप क्या करेंगे, इसका क्यूब निकाल देंगे, y क्यूब माइनस रेसिप्रोकल वाला का तो दिया हुआ, तो a क्यूब यानी कि -3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 3 9 3, a क्यूब माइनस 3 ये होता है, 3 3 9 27 माइनस 18, 27 माइनस 18 होगा, सॉरी 3 3 9, यानी कि बचेगा कितना 18। सबको याद ही होता होगा ये सब, जो लोग प्रैक्टिस करते होंगे, 18 और 2 20 आता होगा ये आंसर इसका, सभी लोगों को समझ में आ रहा। सवाल 23 के बाद देखिएगा 24। 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर एक शंकु का आकार दिया जाता है जिसके आधार का व्यास 13 सेंटीमीटर है। तो शंकु की ऊंचाई क्या है, क्या बोल रहा है ये, कहता है 13 सेंटीमीटर वाला ठोस गोला है, उसको क्या कर रहा है, पिघलाकर एक शंकु बना रहा है, शंकु बना रहा भाई साहब, और जिसके आधार का व्यास 13 दिया हुआ है, 13 व्यास दिया हुआ, 13 व्यास दिया हुआ है, यानी 13/2 रेडियस होगा, केयर करना है बाबू। और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, इसका रेडियस 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका 13/2 दिया हुआ है, एकदम केयर करना है। देखो व्यास दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई कितना है, शंकु की ऊंचाई हम मान लेते हैं कि h है। मैं लिखता हूं फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है 4/3, इसी से बनाना है ना, 4/3 पाई r क्यूब, तो 13 का क्यूब हो गया, और ये इसका होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, यानी 13/2 गुने 13/2 r स्क्वायर गुने h, यानी कि आपका h, और h निकालना है, निकल जाएगा यहाँ से काटिएगा। तो सबसे पहले तो ये बात ये है कि इसमें से कट कौन रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 नीचे में कैंसिल हो रहा है, 2 दूनी 4 दूनी
8 ही धरा जाएगा, 2 दूनी 4, 4 चौका 16 ही धरा जाएगा और 16 गुने 13 रहेगा क्योंकि 2 को 3 तो कट ही जा रहा है। h बराबर 17 18, लास्ट में एक ही ऑप्शन में है 208, यानी कि 208 इसका आंसर हो जाएगा h। तो शंकु और गोला, स्फीयर एंड कोन का ये दे रखा था क्वेश्चन। अगला और अंतिम सवाल, ये भी मेंसुरेशन से दे रखा है। 18 सेंटीमीटर व्यास वाला, यानी कि रेडियस गोला दिया हुआ है, गोले का रेडियस दिया हुआ है कितना 9 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। गोले से 6 सेंटीमीटर व्यास वाला तार, ये आपका मिली, सेंटीमीटर नहीं है मिली है, ये जो तार बना है इसको, ये कितना रेडियस है इसका, इसका रेडियस दिया हुआ है, व्यास है तो 3/10 सेंटीमीटर। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। और अगर मुझे अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 से भागा देना होगा, रेडियस इसका इतना है। तार में बदलना है तो बोलता है कि तार की लंबाई कितनी होगी, ये लेंथ कितना होगा भाई साहब। तो मैं कह रहा हूँ इसी से बनाना है ना, बना लेते हैं। ये 4/3 अर्धगोला तो नहीं ना है, गोला है, 4/3 पाई r क्यूब, यानी कि 9 गुने 9 गुने 9 हो रहा होगा, ठीक है। और हमें बनाना है इस लेंथ का एक क्या बोलते हैं, तार। तार सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है, तो इसको लिखेंगे पाई r स्क्वायर, यानी 3/10 गुने 3/10 इंटू h यानी कि l। पाई से पाई कैंसिल करेंगे, 3 3 9 आपका ये कट रहा है, 1 9। और मुझे दिख रहा होगा कि ये भी 3 3 9 होगा, 9 3 27, 27 चौक 108, 108 गुने 10 दहिये 100, तो इतना सेंटीमीटर हमारा लंबाई आ जाएगा इसका, जिसको हम लिख सकते हैं 108 मीटर। क्लियर है बात? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे लगता है कि जिनको भी ये सॉल्यूशन देख रहे होंगे तो लग रहा होगा कि क्लास का ही पूरा सारा सवाल है, एक भी सवाल बाहर से नहीं है। मुझे लगता है कि आप मेहनत करना शुरू कर दिए होंगे, क्योंकि 2023 सुनहरा अवसर है आपके लिए नौकरी पाने का। सभी टॉपिकों को बराबर ध्यान दें, यकीन माने बेहतर रिजल्ट होगा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।